वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। और आज हम इस पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। नाम है इस चैप्टर का क्राइसिस इन डेमोक्रेटिक ऑर्डर, लेकिन नई बुक के हिसाब से इसका नाम हो चुका है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी। देखो, अब इमरजेंसी जब लगी थी 1975 में, उससे पहले क्या माहौल चल रहा था इंडिया के अंदर, हम यहाँ पर यही देखने वाले हैं। जो माहौल था वो बड़ा ही डिससेटिस्फाइड सा माहौल था। लोग परेशान थे, डिससेटिस्फाइड थे, प्रॉब्लम में थे। यहाँ पर अब क्या हो रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी, गर्मा गर्मी चल रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं लगे, उनको वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट लगे। और जो कांग्रेस पार्टी थी, जो उस वक्त की सरकार में थी, गवर्नमेंट में थी, उन्होंने ये कहा कि ये जो कोर्ट है, ये जो भी स्टैंड ले रहा है इस वक्त, जो भी ये बात कह रहा है, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है और इसके साथ ही पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के अगेंस्ट है। क्योंकि हम लोगों को जो गवर्नमेंट है वो इसीलिए चुन करके आई है क्योंकि हम लोगों को जनता का सपोर्ट मिला है ना। और ये जो कोर्ट है तो हम लोग सुप्रीम हुए ना, मतलब पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। लेकिन ये जो कोर्ट है ये एक्चुअली में एक बहुत ही कंजर्वेटिव सा इंस्टीट्यूशन है और इसका काम और कुछ नहीं है। जो भी हमारी प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हमने चलाए हैं, जो गरीबों के लिए हमने कुछ इम्प्लीमेंट करने हैं, कुछ अच्छे प्रोग्राम्स चलाने हैं, उसमें ये ऑब्स्टेकल बन रहा है कोर्ट, यानी कि उसके बीच में ये आ रहा है। मतलब हमें वो गरीबों के जो प्रोग्राम्स हैं वो इम्प्लीमेंट करने नहीं दे रहा है। तो ये तो लोकतंत्र के भी अगेंस्ट है, डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट है और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के भी अगेंस्ट है। इसके साथ ही जो ओपोजिशन पार्टीज थी कांग्रेस की, उनको ये लगता था कि पॉलिटिक्स जो है वो पर्सनलाइज्ड हो रही है और जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उसको पर्सनल अथॉरिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। दैट मीन्स कि जो इंदिरा गांधी हैं वो जो गवर्नमेंट की जो पावर होती है उसको अपनी पर्सनल पावर में कन्वर्ट कर रही है, खुद की पावर में कन्वर्ट कर रही है ना। मतलब खुद का फायदा, खुद की पावर बना रही है उस गवर्नमेंट की पावर को, जो कि उनको गवर्नमेंट बनाने के बाद मिली है। ओके, देन नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। देखो, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इमरजेंसी से पहले हमारे देश की इकोनॉमिक हालत कैसी थी। तो यहाँ पर देखते हैं। देखो, कांग्रेस जब पावर में आई थी इलेक्शन जीतने के बाद, तो उनका एक बड़ा ही अच्छा सा स्लोगन इंदिरा गांधी ने दिया था, गरीबी हटाओ, है ना। लेकिन गरीबी हटी नहीं, क्योंकि जो देश की जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो और ज़्यादा बुरी हो गई थी। क्या हो गया था, अब तुम्हें पता है, बांग्लादेश क्राइसिस आ गए थे। ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया था 1971 में, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ था। क्योंकि देखो, हम लोगों ने अपना काफ़ी सारा रिसोर्स लगाया था बांग्लादेश से वॉर लड़ने में। इसके अलावा 8 मिलियन लोग जो हैं ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आ गए थे। फिर हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ वॉर की थी और ये जो लड़ाई देखते हुए जो यूएस की गवर्नमेंट है, जो अमेरिका है, उसने भी इंडिया को एड देना बंद कर दी। जो भी वो फाइनेंशियल हेल्प हमको करता था, जो भी हमें पैसे देता था, रिसोर्सेज देता था इंडिया को, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ने बंद कर दिया था। और इसके अलावा हमारे वैसे तो हम पर फाइनेंशियल स्ट्रेन आ ही चुका था, क्योंकि जंग लड़ना कोई बिना रिसोर्सेज और फाइनेंस और इकोनॉमी को ख़राब किए तो लड़ी नहीं जा सकती।
तो ये सब तो चल ही रहा था। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें ऑयल प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और तुम्हें पता है कि इंडिया ऑयल बेचता नहीं है, इंडिया ऑयल मंगवाता है ना। तो जब इतना ज़्यादा ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली महंगाई तो होगी ही, है ना। तो इस वजह से ये जो सारे जो कॉजेज हैं इसने प्राइजेस बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ा दी। इसके साथ ही अगर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें, हमारे उद्योगों की, हमारी इंडस्ट्रीज की बात करें, तो वो जो प्रोड्यूस कर रही थी वो बहुत ही कम लिमिट, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड, बहुत ही ज़्यादा कम उसमें प्रोड्यूस कर रही थी क्वांटिटी में। और इसके साथ ही जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोज़गारी है वो भी बहुत ज़्यादा थी। अब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को, क्योंकि गवर्नमेंट को अब संभल करके खर्च करना था क्योंकि इकोनॉमी डूबी पड़ी है बुरी तरह से, तो गवर्नमेंट ने अपने खर्च को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो भी हैं, जो सरकारी लोग जो भी हैं एम्प्लॉयज़, उनकी जो सैलरी है वो फ्रोज कर दी एक बार के लिए, यानी कि उनकी सैलरी एक बार के लिए रोक दी। इसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में भी डिससेटिस्फेक्शन बढ़ गया कि ये क्या चल रहा है, मतलब ऐसे कैसे हमारी सैलरीज आपने फ्रोज कर दी, एक बार के लिए रोक दी, ये सही नहीं है। तो इंडस्ट्री का हालत ये चल रहा था। इसके अलावा फिर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो मॉनसून जो है 1972-73 में फेल कर गए थे। दैट मीन्स मॉनसून, बारिश हुई नहीं थी, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी, और उसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्लाइन कर गई थी। यानी कि अब जब बारिश ही नहीं होगी तो खेती कैसे होगी, है ना। क्योंकि हम लोगों का आज भी जो काफ़ी सारा जो हम खेती करते हैं वो आज भी बारिश पर डिपेंड करता है, और इरिगेशन पर डिपेंड कम करता है जो दूसरे मोड्स हैं। तो जब उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंस थी, तो उस वक्त का तो कहना ही और है, और इस वजह से हमारी खेती भी नहीं हुई, और फाइनली और जो फूड ग्रेन्स है उनकी भी कमी हो गई, उनका भी आउटपुट फिर निकला नहीं, फिर अनाज ही इतना पैदा नहीं हुआ। इस वजह से एक एटमॉस्फेयर ऑफ डिससेटिस्फेक्शन आ गया था, लोग सभी परेशान होने लग गए थे। अब ओपोजिशन है इस वक्त, वो कैसे चुप बैठ जाए। तो जो जो भी नॉन कांग्रेस ओपोजिशन पार्टीज हैं, इन सभी ने पूरी तरह से हड़तालें वगैरह ऑर्गेनाइज करवानी शुरू कर दी। और ये इसको तुम एक नेगेटिव चीज़ मत मानो, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो किसी ना किसी को रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट उठ खड़ा होना ज़रूरी होता है कि आप ये सब क्या कर रहे हो, देश को कहाँ ले जा रहे हो, ये बताने के लिए। तो अपोजिशन ने अपना पार्ट अच्छा प्ले किया कि वो कांग्रेस के अगेंस्ट उठ खड़े हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट्स वगैरह करवाई, ठीक है। तो इसके अलावा क्या था कि मार्क्सिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो कुछ खड़े हो गए थे। देखो, CPIM से एक और पार्टी टूटी थी, CPIML, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये लोग क्या कहते थे कि जो इंडिया में डेमोक्रेसी है ये एक दिखावा है, और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, हमें एक क्रांति लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो ऑर्डर चल रहा है इसको तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि गरीबों को कुछ फायदा मिले, उनका 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 उद्धार हो, उनका बेस्ट हो सके, जो भी हो सकता है उनको सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। और ये लोग बहुत ज़्यादा वायलेंस करते हैं, इनको आपने अखबारों में पढ़ा होगा, नक्सलवाद, नक्सलाइट्स भी कहा जाता है। राजकुमार राव की एक बहुत अच्छी मूवी भी आई थी इसके ऊपर, आपने अगर नहीं देखी तो देखिएगा ज़रूर। न्यूटन करके मूवी आई थी, वो सारा नक्सलवाद पे थी कि किस तरह से वो लोग वहाँ पर नक्सलाइट एरिया में वो लोग इलेक्शंस करवाते हैं और उनको कुछ भी पता नहीं होता, जो वहाँ के जो गांव में जो लोग होते हैं इलेक्शंस के बारे में, और इवन जो नक्सलाइट्स हैं उनका किस तरह से खौफ होता है, तो वो भी आप इसमें बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। बाकी हम नक्सलाइट्स के बारे में एक अलग से बुक्स है, उसको ज़रूर पढ़ेंगे। ओके, देन इज गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स।
देखो, अब जब ये सब कुछ चल रहा था तो फाइनली लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। 1974 में गुजरात में स्टूडेंट्स उठ खड़े हुए। उन्होंने क्रांति कहें या प्रोटेस्ट करनी, हड़तालें करनी शुरू कर दी। किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, कि इस तरह से इतनी महंगाई हो रही है, जो भी असेंशियल कमोडिटीज़ हैं, अनाज, कुकिंग ऑयल, ये मिल नहीं पा रहा है, क्या करें, कैसे अफोर्ड करें इनको। इसके अलावा करप्शन कितना ज़्यादा हो रहा है। और ये जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट है, जो ये विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स खड़े हुए थे हड़तालें वगैरह करने, इनको क्या है, जो ओपोजिशन पार्टीज हैं उनका सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल गया था। और इसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा था। इसके बीच में फिर प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया स्टेट में, ठीक है, यानी कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर आ गई। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गई थी। अब जो मोरारजी देसाई थे, जो देखो, ओपोजिशन पार्टीज ये चाह रही थी कि अब जो यहाँ की जो स्टेट है, गुजरात की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके लिए वापस से इलेक्शंस हों। मोरारजी देसाई, जो कि एक प्रोमिनेंट लीडर थे और इंदिरा गांधी के राइवल थे, उन्होंने कहा वो तब तक फास्ट रखेंगे, वो तब तक व्रत रखेंगे जब तक फ्रेश इलेक्शन जो है नहीं हो जाते, कांग्रेस फ्रेश इलेक्शन अनाउंस नहीं कर देती। फाइनली जब इतना प्रेशर आया स्टूडेंट्स की तरफ से, ओपोजिशन लीडर्स की तरफ से, तो 1975 जून में गुजरात में असेंबली इलेक्शंस हुए, जिससे क्या हुआ, कांग्रेस जो है डिफीट कर गई, यानी कि कांग्रेस उसके अंदर हार गई। यहाँ पे साइड में एक बड़ा अच्छा कॉल आउट सा है, ये बड़ा अच्छा है। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। यानी कि इस वक्त जो जयप्रकाश नारायण हैं, उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन दे दिया था कि हमको टोटल रेवोल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में ही क्या थी, तो यू लव दैट, ओके। और यहाँ पर साइड में एक छोटा सा कोल्ड आउट है जो कि DK बारूहा ने दिया था, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, कि इंदिरा ही इंडिया है, इंडिया ही इंदिरा है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये भी बहुत पॉपुलर हुआ था, ओके। तो फाइनली 1974 मार्च में भी जो बिहार में, गुजरात में तो ये अभी हमने ऊपर देख लिया ना, अब क्या था, 1974 में बिहार में भी स्टूडेंट्स उठ खड़े हुए थे हड़तालें करने, क्योंकि महंगाई के खिलाफ, फूड स्कैरसिटी के खिलाफ, कि अनाज नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी हो रही है, करप्शन हो रहा है। और इन स्टूडेंट्स ने जयप्रकाश नारायण, JP जयप्रकाश नारायण को इनवाइट किया कि प्लीज़ आप इस मूवमेंट को लीड करें, प्लीज़ आप आगे आएं और हम लोगों को और सपोर्ट करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सपोर्ट कर दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है कि ये जो मूवमेंट है ये नॉन वायलेंट रहेगी, कि हम किसी पर वायलेंस नहीं करेंगे और अहिंसा के थ्रू हम लोग सब कुछ अपनी बातें मनवाएंगे। और इसके साथ ही हम सिर्फ ये मूवमेंट को बिहार तक लिमिटेड नहीं रखेंगे, हमको बिहार से बाहर भी ये मूवमेंट स्प्रेड करनी होगी। ये बातें मान ली गई और फाइनली जयप्रकाश नारायण जैसे ही आए तो इस हड़ताल ने पॉलिटिकल सियासी रूप ले लिया और एक नेशनल अपील हो गई थी, ठीक है। काफ़ी सारे लोग फिर इन मूवमेंट्स में, इन हड़तालों में आने लग गए। और जयप्रकाश नारायण हैं, उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट बिहार की जो है उसका डिसमिसल, कहा कि इसको हटा दो और नए इलेक्शंस करवा लो, है ना, इसको हटा दो। और उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन का कॉल दिया कि हम लोगों को संपूर्ण क्रांति कर देनी चाहिए, टोटल रेवोल्यूशन कर देनी चाहिए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर्स में, यानी कि हर एस्पेक्ट में हम लोगों को टोटल रेवोल्यूशन कर देनी चाहिए, ताकि असली जो डेमोक्रेसी है, असली जो लोकतंत्र है, उसको एस्टैब्लिश किया जा सके। हालांकि ये सब तो चल रहा था, बंद, घेराव, हड़ताल, स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट्स, लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट है बिहार की, उसने मना कर दिया रेजिग्नेशन देने से, हटने से।
ओके, सो सबसे पहले अभी हम नक्सलाइट मूवमेंट, अभी एक हल्का सा एक और पैराग्राफ है, इसको यहाँ पर देख लेते हैं, एंड आफ्टर दैट विल कम टू दिस। ओके, सो या, तो जो जयप्रकाश नारायण हैं वो चाहते थे कि पूरे कंट्री तक, कंट्री के जो अदर पार्ट्स हैं उसमें भी ये मूवमेंट फैले, है ना। और ये सब जब सब चल रहा था तो जो रेलवेज हैं उन्होंने भी कह दिया था जी हम भी स्ट्राइक करेंगे। तो 1975 में फाइनली जो जयप्रकाश नारायण हैं वो पीपल्स मार्च लेकर के चलते हैं पार्लियामेंट तक, यानी कि लोगों को इकट्ठा करके पार्लियामेंट तक लेकर के चलते हैं, अपना रोष जताने के लिए, अपना दुख और अपनी अपनी डिसअपॉइंटमेंट जताने के लिए पार्लियामेंट तक लेकर के चलते हैं। अब उनको कौन कौन सपोर्ट करते हैं? सारी नॉन कांग्रेस ओपोजिशन पार्टीज, भारतीय जनसंघ कांग्रेस ओ, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी और जितनी भी ओपोजिशन पार्टीज हैं। फिर जो जयप्रकाश नारायण हैं उनको इंदिरा गांधी का एक अल्टरनेटिव भी देखा जाता है कि अगर इंदिरा गांधी को हटा करके जयप्रकाश नारायण उनके उनका अल्टरनेटिव है कि इनको चूज करना चाहिए इंदिरा गांधी को हटा करके, है ना। ये जो पार्टीज हैं, ओपोजिशन पार्टीज, ये जयप्रकाश नारायण को ऐसा दिखाने की कोशिश करती हैं। अब क्या है कि ये जो गुजरात और बिहार की मूवमेंट है ना, ये तो सब चल रही थी, लेकिन इसको एंटी कांग्रेस देखा जा रहा था, ना कि स्टेट गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट। यानी कि इसको ये देखा, और इसको इंदिरा गांधी की लीडरशिप के अगेंस्ट देखा जा रहा था कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्ट्राइक्स चल रही हैं, ये शायद इनका मोटिव है कांग्रेस के अगेंस्ट होना या इंदिरा गांधी के अगेंस्ट होना, उनको पावर से हटाना। और इसका मोटिव ये नहीं देखा जा रहा था कि ये लोग सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट्स को इन मुद्दों पर घिराव कर रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद ये जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं इनका ज़्यादा दिमाग एंटी कांग्रेस बनने में है और इंदिरा गांधी को हटाने में है। तो ये सब चल रहा था। देन इज द नक्सलाइट मूवमेंट। देखो 1967 में एक नक्सलबारी पुलिस स्टेशन में, जो कि दार्जिलिंग में है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर एक पीजेंट अपराइजिंग हो जाती है। वहाँ पर जो मजदूर लोग हैं वो लोग खड़े हो जाते हैं, वो अगेंस्ट हो जाते हैं, वो उस नक्सलबारी पुलिस स्टेशन में हमला कर देते हैं, ठीक है। और फिर ये नक्सलबारी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है ये मूवमेंट और इंडिया की काफ़ी सारी स्टेट्स में पहुंच जाती है, और इसको हम नक्सलाइट मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि नक्सलबारी से शुरू हुई है ना, तो नक्सलबारी और नक्सलाइट, तो नक्सलाइट मूवमेंट कहते हैं। 1969 में सीपीआईएम से एक नई पार्टी टूटी थी, सीपीआईएमएल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, और इसके लीडर थे और जो फाउंडर थे वो थे चारू मजूमदार। इनको ऐसा लगता है सीपीआईएमएल वाले लोगों को या नक्सलाइट लोगों को कि इंडिया में जो लोकतंत्र है वो सिर्फ एक दिखावा है और हमें पूरी वायलेंट, पूरी हथियार लेके हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि एक क्रांति आ जाए। जो ये नक्सलाइट लोग हैं, जो नक्सलवादी लोग हैं, क्या करते हैं, ये लोग हमले कर देते हैं रिच लैंड ओनर्स पर, ताकि उनकी ज़मीनें गरीबों को और जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनको दी जा सके। इनके जो सपोर्टर्स हैं ये कहते हैं कि बिल्कुल हम लोग हथियार ले सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वहाँ की, जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, जब ये शुरू हुआ था तो गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन और पता नहीं क्या क्या अपनाया था इन नक्सलियों को रोकने के लिए, मगर जो नक्सलवाद है वो नहीं रुका। और इसके अलावा तो कुछ, हालांकि ऐसा नहीं है कि सीपीआईएमएल का कोई स्प्लिट नहीं हुआ, एक कुछ पार्टीज हैं जो सीपीआईएमएल से भी निकल गई, जैसे कि सीपीआईएमएल लिबरेशन, जो कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पार्ट लेती है। अब ये जो भी एरियाज है ना यार, जितने भी नक्सलवादी एरिया हैं, वो वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड, एक्चुअली द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज ऑफ इंडिया में से हैं,
क्योंकि सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए, और इनको मेनली आदिवासीज जो भी हैं, जो भी आदिवासीज हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंडर आते हैं, उन्होंने ज़्यादातर वो वहाँ पर रहते हैं। और मेनली ये लोग शेयर क्रॉपर्स हैं, अंडर टेनेंट्स हैं, गरीब मजदूर, छोटे मोटे कल्टीवेटर, या फिर और मतलब कि ये जो जो सबसे निचला तबका होता है ना, वो लोग हैं। और इनको इनके जो बेसिक राइट्स हैं ना, और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, शेयर इन द प्रोड्यूस, फेयर वेजेस, ये कुछ भी नहीं मिलता है। मतलब ये सब ह्यूमन कंडीशंस में रह रहे हैं, इनको बेसिक ह्यूमन की डिग्निटी भी नहीं मिलती है, और इनको बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते हैं, कोई अधिकार नहीं। और मतलब जो भी इनके ऊपर है ना, जो भी इनको डोमिनेट किए हुए हैं, वो लोग ना इनको फेयर वेजेस देते हैं। मतलब इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। इसके अलावा फोर्स्ड लेबर है, ये लोग इनसे बेगार भी करवा लिया जाता है, और इनके रिसोर्सेज जो हैं वो कई बार दूसरे हथिया लेते हैं। जो मनी लेंडर्स हैं, जो पैसे साहूकार वगैरह हैं, वो भी कई बार इनका एक्सप्लॉइटेशन कर लेते हैं। तो इस भयानक एक्सप्लॉइटेशन की वजह से ये नक्सलाइट मूवमेंट इतना ग्रो किया, और इस ग्रोथ की वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी सारा वायलेंस होता है, और काफ़ी सारे पुलिस मैन जो हैं, हमारे जो जवान हैं, और इसके अलावा सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी भी काफ़ी बार जाने गई हैं सिर्फ इनसे लड़ते हुए। काफ़ी बार ये लोग सरेंडर कर देते हैं। तो यानी कि मगर ये चीज़ ख़त्म तभी होगी जब ये जो दबे कुचले बहुत ज़्यादा निचले तबके के लोग हैं, इनको ऊपर उठाया जाएगा, इनको भी पूरी ह्यूमन डिग्निटी दी जाएगी, और इनका जब एक्सप्लॉइटेशन ख़त्म होगा तभी ये सब चीज़ नक्सलिज्म जो है ख़त्म होगा। ये बड़ी बात यह है कि नक्सलिज्म उन लोगों की आवाज़ बना जो कि अक्सर इग्नोर कर दिए जाते हैं, तो इस वजह से ये इतना ज़्यादा फैला। नाउ इज द रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974। देखो, जब भी रेलवे की स्ट्राइक हो गई थी, यानी कि रेलवे जो है वो उस पे आ गया था अपनी स्ट्राइक पे कि हम लोग जी रेलवे चलाएंगे ही नहीं, ठीक है। और जब रेलवे स्ट्राइक पर आ जाता है, हड़तालों पे आ जाता है, इसका मतलब ये है कि देश का ट्रांसपोर्टेशन रुक गया है ना। देश का ट्रांसपोर्टेशन रुकने का मतलब ही इकोनॉमी का रुक जाना है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है तो इकोनॉमी रुक जाती है, और ऐसा हुआ था 1974 में। इन्होंने कहा था भाई हमें बोनस दो, सर्विस कंडीशंस अच्छी दो, और ये गवर्नमेंट ये क्या कर रही है। और इन्होंने अपनी डिमांड्स उठाई थी वर्क कंडीशंस को लेकर के, तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ को माना नहीं था। फाइनली ये लोग स्ट्राइक पर चले गए थे, और ये एक इसने लेबर अनरेस्ट का माहौल कर दिया था। और इसके अलावा इससे कुछ डिबेट्स रेज कर दी थी कि क्या एम्प्लॉयज़ जो असेंशियल सर्विस के एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि ऐसी सर्विसेज जो कभी रोकी नहीं जा सकती, क्या उनको स्ट्राइक पर चले जाना चाहिए, उनको हड़तालें करना क्या उनका सही है। ऐसे लोग जो कि जो असेंशियल सर्विसेज, जो ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, और वर्कर्स के राइट्स क्या हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिबेट्स और इश्यूज होने लग गए थे। फाइनली गवर्नमेंट ने इन स्ट्राइक्स को अवैध घोषित कर दिया, इलीगल बता दिया, और गवर्नमेंट ने मना भी कर दिया कि हम लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। और फाइनली ये जो स्ट्राइक है इसको ख़त्म होना पड़ा आफ्टर 20 डेज विदाउट एनी सेटलमेंट। बिना किसी सेटलमेंट के ये 20 दिन की जो स्ट्राइक है वो ख़त्म हो गई। देन इज द कॉन्फ्लिक्ट विद द जुडिशरी। लुक, अब क्या हो रहा था, इस वक्त का जो टाइम था उसके अंदर पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट और सब एक दूसरे के साथ गर्मा गर्मी कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है आपको अगले पार्ट में मुझे पढ़ाना चाहिए, आप लिंक कर पाएंगे, इट्स अ काइंड ऑफ लिंकेज। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।